हेलो। गुड इवनिंग दोस्तों। क्या हाल है? कैसे हो सभी? चलो उपस्थित हो जाओ। सभी के सभी उपस्थित हो जाइए। हम्म। फटाफट शीघ्राति शीघ्र। और आज से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कृषि। एग्रीकल्चर। पढ़ते हैं मित्रों, पढ़ते हैं। कमेंट्स पर ध्यान नहीं दो, कमेंट्स वगैरह छोड़ो, पढ़ते हैं। ओके। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन मित्रों, दोनों प्रीलिम्स और मेंस दोनों की दृष्टि से। प्रीलिम्स में भी ढेर सारे प्रश्न और मेंस एग्जामिनेशन में भी ढेर सारे प्रश्न इस सेक्शन से पूछे जाते हैं। ध्यान रखना, एग्रीकल्चर आज से हम शुरू कर रहे हैं। आगे आने वाले 2-3 दिनों तक अभी कृषि ही चलेगा। देखो कैसे पढ़ेंगे इसे दोनों। अगर आप समझने की कोशिश करिएगा तो मेंस एग्जामिनेशन में आप पेपर फर्स्ट के अंतर्गत भी आप एग्रीकल्चर से संबंधित टॉपिक देखेंगे, तो पेपर थर्ड में भी एग्रीकल्चर से संबंधित टॉपिक हैं। और यहां पेपर से मतलब जीएस के, जो मेंस एग्जामिनेशन का जीएस का पेपर है, पेपर फर्स्ट में भी इससे रिलेटेड टॉपिक हैं, पेपर थर्ड में भी इससे रिलेटेड टॉपिक हैं। जो पेपर फर्स्ट का टॉपिक है वो वर्ल्ड से रिलेटेड है, वर्ल्ड से, दुनिया से रिलेटेड है। और जो पेपर थर्ड से है उसका संबंध इंडियन ज्योग्राफी से है, इंडियन ज्योग्राफी से है। और इसका संबंध वर्ल्ड ज्योग्राफी से है। सब लिखते जाइएगा फटाफट, जिससे आप लोगों को कभी समझने में समस्या ना आए। इस टॉपिक पर खूब प्रश्न आता है मित्रों, खूब प्रश्न आता है। आप जानते हैं कि भारत हमारा एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था का देश है। भारत एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था का देश है। बस यहां से ही आप लोगों के मस्तिष्क में एक बात आ जानी चाहिए कि जिस पर उसके विकास की नींव टिकी हुई है, जिस व्यवस्था पर उसके विकास का केंद्र टिका हुआ है, उस व्यवस्था को आप पढ़ने जा रहे हैं। पर पहले विश्व के संदर्भ में मोटी मोटी बातें पढ़ेंगे। विश्व के संदर्भ में बातें हमेशा मोटी मोटी बढ़ते हैं, लेकिन जब भारत में आते हैं तो पैनी पैनी बातें पढ़नी होती हैं, है ना, है ना। तो बढ़िया तरीके से मित्रों सभी उपस्थित होना। मित्रों मेरे मेरे प्यारे दोस्तों, बढ़िया से पढ़ना, टॉपिक को बढ़िया से पढ़ना। देखो आगे आने वाले तीनों टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहले तो हम लोग कृषि पढ़ेंगे, फिर संसाधन पढ़ेंगे, फिर उद्योग पढ़ेंगे। तीनों के तीनों बातें बहुत महत्वपूर्ण है। फिर उसके बाद हम लोग परिवहन एवं ऊर्जा जैसे स्रोत में, क्षेत्र में आ जाएंगे। तो इसके साथ आप इंडियन ज्योग्राफी तक के और वर्ल्ड इकोनॉमिक ज्योग्राफी प्लस इंडियन ज्योग्राफी तक का पूरा टॉपिक आपका यहाँ का इकोनॉमिक ज्योग्राफी वाला सेक्शन कंप्लीट हो गया होगा एकदम शानदार वे पर। हाँ, मैंने एक बात और कही थी कि जो बातें पढ़ा रहा हूं उसे कंपेयर करके देख लेना कि दिल्ली ही नहीं, क्या इंडिया के किसी इंस्टीट्यूट में किसी के द्वारा पढ़ाया जाता है। सच बताऊं तो शिक्षक हिल जाते हैं, हिले रहते हैं इन तमाम टॉपिक पर, अच्छे से पढ़ाने पर। ऐसा नहीं, टच तो करते हैं लेकिन अच्छे से। पर आप लोग एकदम दमदमा कर पढ़ो मित्रों, मजे के साथ पढ़ो, बाजे गाजे के साथ पढ़ो, ढोल नगाड़े के साथ पढ़ो। सच कहता हूं, पढ़ो अच्छे से। सबसे पहला प्रश्न उठता, व्हाट इज एग्रीकल्चर? कृषि क्या है? कृषि क्या है? तो कृषि मानव की प्राथमिक आर्थिक क्रिया है जिसका संबंध खाद्यान्न उत्पादन एवं पशुपालन से है। सुनते जाइए, कृषि क्या है? कृषि मानव की कैसी क्रिया है? प्राथमिक आर्थिक क्रिया है।
प्राथमिक आर्थिक क्रिया है जिसका संबंध किससे है? खाद्यान्न उत्पादन से है। लेकिन अब इसे विस्तृत अर्थों में समझने की कोशिश करिएगा। अब इसमें विस्तृत अर्थों में पशुपालन कार्य को भी कृषि के अंतर्गत सम्मिलित कर लिया गया है। कृषि कार्य के अंतर्गत, जैसे जब हम लोग मिश्रित कृषि की बात करते हैं, मिक्स्ड फार्मिंग की बात करते हैं, तो मित्रों उसमें यह है, हम आज की क्लास में हो पाएगा तो ठीक नहीं, कल की क्लास में होगा, मैं लिखाऊंगा भी कि मिश्रित कृषि कृषि की वह व्यवस्था है जिसमें खाद्यान्न उत्पादन के साथ साथ फूड ग्रेन प्रोडक्शन, खाद्यान्न उत्पादन के साथ साथ पशुपालन का कार्य भी किया जाता है। इस तरह से आपको एक एक बातें मित्रों यहां पर पढ़ाऊंगा। तो दुनिया में कितने प्रकार की कृषि पद्धतियां पाई जाती हैं? देखो, सबसे पहले हम आपको समझाएंगे और लिखाएंगे कि कृषि क्या है। आफ्टर दैट दुनिया भर में कितने प्रकार की कृषि पद्धतियां पाई जाते हैं, एग्रीकल्चरल पैटर्न, एग्रीकल्चरल टाइपोलॉजी कितने प्रकार के हैं, तो उस प्रतिरूप के आधार पर दुनिया में किस किस क्षेत्र में कौन से प्रकार की कृषि की जाती है, ये तमाम बातें आपको बड़ी ही क्लैरिटी के साथ इस टॉपिक में पढ़ना है। जैसे दुनिया समाप्त हो जाएगी तो फिर भारत के कृषि में आ जाएंगे। भारत में कृषि का स्वरूप कैसा है, भारतीय कृषि को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, तो भूमि सुधार क्या है, भूमि सुधार के अंग क्या हैं, उसी के साथ ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है, व्हाइट रेवोल्यूशन क्या है, ब्लू रेवोल्यूशन क्या है, इन सबके समक्ष आज कौन सी चुनौतियां खड़ी हुई हैं, ये आज तक कितने सफल हुए हैं, एक एक बिंदु को हम लोग इस तरह से मित्रों पढ़ते जाएंगे। ध्यान रखें, आप सबको मेरा सुझाव होगा कि एनसीईआरटी लेवल की पढ़ाई आप सब करते रहेंगे। तो कौन सी एनसीईआरटी? जो आपने 12th क्लास की खुल्लर की बुक ली है या एनसीईआरटी ली है, उससे ही पढ़िए, लेकिन पढ़िए जरूर मित्रों, पूरे टॉपिक को अच्छे से पहले उस लेवल का पढ़ डालिए, विश्व के संदर्भ में भी पढ़ डालिए, कुछ समझ में आए या ना आए। पर आप लोगों का कर्तव्य है, नैतिक कर्तव्य है कि विश्व के संदर्भ में भी पढ़िए, फिर भारत के संदर्भ में भी पढ़िए, दोनों संदर्भों में मित्रों आप इसे पढ़ डालिए, सभी के सभी मित्रों इसे पढ़ डालिए। ओके, चलिए तो ध्यान से सबसे पहली लाइन आज की कक्षा की लिखेंगे। लिखो, कृषि कृषि मानव की सर्वाधिक महत्वपूर्ण, कृषि मानव की सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्राथमिक आर्थिक क्रियाओं में से एक है। प्राथमिक आर्थिक क्रियाओं में से एक है जिसका संबंध विभिन्न फसलों के उत्पादन के साथ साथ पशुपालन जैसी क्रियाओं से है। पशुपालन जैसी क्रियाओं से है। पूर्ण विराम लगाइए। लिखे, विश्व स्तर पर, पैरा चेंज करना यहां से, विश्व स्तर पर की जाने वाली कृषि पद्धति को, विश्व स्तर पर, क्योंकि अभी पहले हम विश्व की बात करेंगे, की जाने वाली कृषि पद्धति को एक व्यक्ति का नाम लिखना है मित्रों और याद करना है, को विटालसी महोदय ने 5 प्रतिमानों के आधार पर
आधार पर 13 वर्गों में विभाजित किया, 13 वर्गों में विभाजित किया तथा संपूर्ण विश्व को 13 कृषि प्रदेशों में 13 कृषि प्रदेशों में प्रदर्शित किया है। किसने ऐसा काम किया है? विटैलेसी ने किया है मित्रों। विटैलेसी ने, बहुत महत्वपूर्ण नाम है मित्रों, ये कृषि विज्ञान में इनका किया है। विकास जस्ट अभी शुरू हुआ है। कितना पेज छोड़ दे, अरे एक पैराग्राफ के लिए 5 लाइनों के लिए जगह छोड़ दीजिए, अभी ही हमने शुरू किया है, ठीक है, ओके। चलिए एकदम समय पर उपस्थित रहा करिए मित्रों। आपको पता है मैं जानबूझकर, देखो आप लोगों की क्लास 4:15 से शुरू होती है, तो क्लास की 4:15 पर स्ट्रीमिंग शुरू होती है, और डेली मैं, अगर कोई अपवाद ना हुआ तो 4:16 या 4:17 पर मैं डेली उपस्थित ही हो जाता हूं। कभी कभी एक्सेप्शनल चीजें हो सकती हैं, पर कभी भी आप देखना 2-3 मिनट से ज्यादा क्लास आपके लेट स्टार्ट नहीं होती, इसीलिए स्ट्रीमिंग तो शुरू हो जाती है। इसीलिए आप लोगों को समय पर उपस्थित रहना है। देखो जब समय पर उपस्थित नहीं रहते हो तो चीजें क्या बताई गई आप लिंक करने में कठिनाई महसूस करते हो, और यह गड़बड़ हो जाता है फिर। इसीलिए सभी समय पर उपस्थित रहो। तो दुनिया को कितने कृषि प्रदेशों में बांटा है इन्होंने? 13 कृषि प्रदेशों में विटैलेसी महोदय ने बांटा है, और वह 13 कृषि प्रदेश अपने आप में कृषि की पद्धतियां हैं। अपने आप में क्या है मित्रों? कृषि की पद्धतियां हैं। तो जिसमें से पहला कृषि प्रदेश कौन सा है? सभी के सभी लिखेंगे स्थानांतरणशील कृषि। हेडिंग दीजिए स्थानांतरणशील कृषि। इंग्लिश में लिखेंगे इसे शिफ्टिंग कल्टीवेशन। पहले मैं बहुत अच्छे से समझाता हूं, बोर्ड कट रहा है, बोर्ड की सेटिंग ठीक करवा दे, है ना? ओके, जस्ट अभी तुरंत सेटिंग ठीक कराए मित्रों, तुरंत सेटिंग ठीक कराए, है ना? ये बोर्ड कट रहा है, सेटिंग ठीक नहीं है। इधर जो मैं यहां लिख रहा हूं सब ऊपर हो रहा है। ये इससे तो नहीं होगा। बच्चों ने मैसेज भी किया, इसने होगा, कैमरे से सेट होगा। यहां से मंजस नहीं है क्या? कोई बात नहीं, बोलना जब फ्री होगा तो आ जाएगा, ठीक है? मैं मैनेज करता हूं अभी, ठीक? ओके, कोई नहीं मित्रों, बस 5 मिनट रुको, अभी हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है? 5 मिनट के लिए रुकेंगे आप सब। अब ध्यान से सुनो, नेम एक बार फिर से बोल दीजिए। यहां लिखा है विटैलेसी लिखा है, मैंने ऊपर लिखा है 5 प्रतिमान थे और 13 कृषि वर्ग थे, कृषि पद्धतियां थी, ठीक है? विटैलेसी, ठीक है? यह नाम है। अब सुनना इस पद्धति के बारे में, बहुत महत्वपूर्ण। पीटी में मित्रों कई बार इससे प्रश्न पूछा गया, कई बार प्रश्न पूछा गया। सुनना क्या है ये, बेसिकली समझना इस कृषि पद्धति का जन्म कैसे हुआ, इसको मैं समझाता हूं, तब जाकर यहां पहुंचाता हूं आपको। बेसिकली आपको मैंने बताया था कि पहले जो आरंभिक मानव था, शिकारी मानव था, जंगल जंगल में घूम घूम कर पशुओं का शिकार करता था, खाद्य पदार्थों का संग्रह करता था। जिन पशुओं का शिकार करता था, एक कालखंड विशेष में उन्हीं पशुओं का पालन करने लगा और पशुओं के झुंड को लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक
चारा एवं पानी की खोज में भटकने वाला एक मानव समुदाय बना, जिसे आप कबीलाई मानव या खाना बदोश मानव कहते हैं। खाना बदोश की भूमिका में था मित्रों। पशुओं के झुंड को लेकर परिभ्रमण करता था। पशुपालन की क्रिया मैंने आपको पढ़ा दी है। पर कैसा पशुपालन करता था? चलवासी पशुचारण करता था। कैसा करता था वो? चलवासी पशुचारण करता था, नोमैडिक हर्डिंग करता था, जिसकी कहानी आपने दूसरी कक्षा में पढ़ी है। आपको शुरुआत में ही मैंने ये बात पढ़ा दी है, ठीक है? दूसरी कक्षा में पढ़ी। अब ध्यान से सुनना। एक दिन की बात है मित्रों, आप जानते हैं कि सभी लोग जानते हैं कि मानव पशुओं को तो पालता ही था, चलवासी पशुचारण करता है था। साथ ही क्या किया कि एक दिन कुछ अनाज खा रहा था। उसे जंगल से कुछ पौधे दिखे। पौधों के पत्तियों को जब ऐसा झाड़ा तो उससे कुछ अनाज निकाला। मानो जब खाया तो अनाज उसे बड़ा स्वादिष्ट लगा। कुछ फल खाया, कुछ अनाज खाया। इस कहानी को सुनना। कुछ फल खाया तथा कुछ अनाज खाया, और अनाज खाकर कुछ दाने उसके नीचे गिर गए। अनाज के भी दाने गिरे और कुछ फलों के भी दाने नीचे गिरे। इत्तेफाक कुछ ऐसा था कि वर्षा ऋतु आरंभ हो गई थी। बारिश के प्रभाव से वह दाने अंकुरित हो आए और उन फलों में भी अंकुरण आ गया। जब उसके उन अंकुरण को वो देखता है तो सोचता है बार बार कि आखिर ये क्या है, इससे क्या निकलने जा रहा है। थोड़े दिन तक जब इंतजार किया तो देखा कि उससे एक पौधा पनप आया है। वहां पर जो गुठली गिरी थी, जैसे मान लो आम खाया तो आम की गुठली जो गिरी, आप देखना आम की गुठलियों को जो हम फेंक देते हैं गड्ढों में, तो बरसात में उनसे आम के ही पौधे निकल आते हैं। तो देखता है कि उनसे वही पौधा निकल आया है गुठलियों से, जिसको तोड़कर हमने खाया था। इसके दिमाग में आता है कि अगर इसी पौधे की गुठलियों को हम अपने लिए इसी तरह से एक स्थान पर लगा दें, एक स्थान पर रोपित कर दें, तो हमें इन पौधों से प्राप्त होने वाले फल के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। ये जो अनाज मुझे बड़ा स्वादिष्ट लगा है खाने में, जिसे मैंने आज अभी खाया है, ये एक पेड़ यहां पर है, एक पौधा वहां पर है, एक पौधा वहां पर है। अगर इसके दानों को निकालकर यहां मैं रोपित कर दूं, तो दाने की बुवाई कर दो, तो बहुत सारे पौधे एक ही स्थान पर निकल आएंगे। तो मुझे अनाज के लिए भी नहीं भटकना पड़ेगा, न तो इन फलों के लिए भटकना पड़ेगा, न इन अनाजों के लिए भटकना पड़ेगा। उसके दिमाग में ये बात आई तो उसने यही काम किया। जहां पर पेड़ पौधे थे तो पेड़ पौधों को काटा, साफ किया, एक छोटा सा मैदान तैयार किया, जिसे कहते भूजोत। क्या कहते हैं मित्रों? जिसे भूजोत, क्रॉपिंग लैंड जिसे कहते हैं। एक भूमि तैयार किया जिसकी उसे जुताई करनी थी। तो आरंभ में यह जुताई नहीं जानता था, बल्कि लकड़ियों से मिट्टी को खोद कर, हड्डियों से मिट्टी को खोद कर इसने वहां पर ही इन गुठलियों को और इन अनाजों को रोपित कर दिया। थोड़े दिन बाद क्या देखता है कि जिन्हें रोपित किया था उनसे पौधे निकल आए। जो पौधे पेड़ के रूप, जो पौधे थे छोटे गुठलियों के, वो धीरे धीरे पेड़ बन गए। उन पेड़ों से फल निकलने लगे और ये अनाज कुछ महीनों में फिर से अनाज देने लगे। तो ये पहला मानव था मित्रों जिसने अनाज उत्पादन की क्रिया को सीखा था। तो समझने की कोशिश करिएगा। तो ये सीख तो गया, लेकिन किया क्या? आपको पता है कि शुरू में पशुओं के झुंड को लेकर इसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक भटकना होता था। तो ये क्या करता कि अनाज उत्पादित करता, पशुओं के झुंड को लेकर एक स्थान पर रहता, और जैसे ही सूखे काल में वहां अनाज सूख जाते, फल आदि की गुठलियों से कुछ और उसे प्राप्त नहीं होता था, अनाज सूख जाते और चारे सूख जाते, तो पशुओं के झुंड को लेकर फिर से वह किसी नए स्थान पर चला जाता। जहां पर जाता फिर से यहां पर अनाज उपजाता। फिर जब यहां प्रतिकूल स्थितियां आती तो फिर से नए क्षेत्र में अनाज उत्पादित करता। इस प्रकार की पद्धति वो अपनाने लगा शुरू में। बाद में क्या हुआ? थोड़े दिन बाद
जब धीरे 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 वो स्थिर रूप से एक स्थान पर रहने लगा तो अनाज तो उत्पादित किया। अनाज उत्पादित करने के लिए क्या किया, फिर से उसने जंगलों का सफाया किया। पर जंगलों की सफाई वो कैसे करता था, उसकी भी अपनी तकनीकी है और आज भी ये तकनीकी अपनाई जाती है जंगली क्षेत्रों में रहने वाली जनजातियों द्वारा। कैसे तकनीकी अपनाई जाती है तो समझने की कोशिश करना। बेसिकली ये करते क्या है, जैसे बारिश खत्म होती है तो बारिश खत्म होने के बाद ये पेड़ों को काट देते हैं। छोटे छोटे जो पेड़ पौधे उगे होते हैं आसपास सबको काट देते हैं। काटने के बाद सूखे के काल में वो सूख जाएगा पौधा। गर्मियों में उन्हीं सूखे हुए पौधों के पत्ती, टहनी, डालियों को इकट्ठा करके वो आग लगा देगा। आग लगा देगा तो पूरा का पूरा सब कुछ वहां पर जल जाएगा। और जलता है तो उससे दो बातें होती हैं। जैसे ही वहां पर सारा का सारा वो घास फूस, तिनका, पेड़ पत्ती, टहनियां जलेंगी तो वहां पर जो उसमें जैव तत्व है वो तो मर जाता है। वहां पर जीव जो होते हैं, सूक्ष्म जीव, तो मर जाते हैं। लेकिन यही घास फूस जलने के बाद जो राख बचती है, राख भी अपने आप में पोषक तत्व का कार्य करती है, तो मिट्टी में पोषकता की आपूर्ति हो जाती है। अब गर्मी में देखो, सूखे काल में पौधे सूखा, गर्मियों में आग लगा दिया और जैसे बारिश हुई तो बारिश में क्या किया कि इसने खुरपी के माध्यम से, कुदाल के माध्यम से खुदाई कर। अब इसको लोहे के बारे में पता चल गया, तब तक आप पहुंच चुके हो। जब लोहे के बारे में पता चल गया तो खुरपी, कुदाल आदि के प्रयोग से क्या किया कि छोटा छोटा भूजोत तैयार किया। सपोज समझो कि 10-20 मीटर का एक भूजोत जंगल में तैयार किया और उसी में कुछ कुछ बीज रोपित कर दिए। तो बीज कौन से बोता था, मक्का बोता था, ज्वार बोता था, रागी बोता था। मतलब जो बहुत मोटे अनाजों के अंतर्गत आते हैं और जिनका उत्पादन बहुत कम होता है, वैसी फसलों को ये बो देता था और बोता था। उन्हीं को भून भून कर फसलों को भोजन के रूप में प्रयोग करता था। लेकिन इन मिट्टियों की समस्या क्या थी, जहां पर वो ऐसे काम करता तो अगर 2-3 साल भी खेती कर लेता, 2-3 साल भी, तो ये मिट्टी, इसका उपजाऊपन जो होता है, उर्वरता इसकी जो होती है, वो उपजाऊपन इसकी मित्रों कम हो जाती। अब आपके मन में जरूर आना चाहिए कि आखिर इस मिट्टी का उपजाऊपन क्यों कम हो जाता था। तो जस्ट वेट में समझाता हूं। मंजेश, ये जो मैं ऊपर लिख रहा हूं ना, तो देखो एक कट रहा, उसको ठीक कर दो। नहीं, साइड से हो गया, साइड का ब्लैक दिख रहा है। इसका स्क्रीन अपने तरफ घुमा लो पहले एक बार। जस्ट वेट मित्रों। ठीक है, ठीक तो नहीं है पर चलो काम चलाते हैं। ठीक है, ठीक है, ओके। चलो अब समझो, यहां पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपको समझाने जा रहे हैं। यहां पर प्रश्न यह उठाया गया कि आखिर इन्होंने क्या इतनी अधिक खेती कर ली कि उपजाऊपन कम होने लगा? इन्होंने क्या इतना अधिक भूमि से उर्वरता शोषित कर ली कि भूमि की उर्वरता में कमी आ गई? नहीं, ऐसा नहीं था। इस प्रश्न का जवाब सुनो। बेसिकली ये जो कृषि पद्धति अपनाई जाती है, ये उष्ण कटिबंधीय आर्द्र क्षेत्रों में है, जहां वर्षा की मात्रा सापेक्षिक रूप से अधिक है। उन क्षेत्रों में अपनाई गई कृषि पद्धति है। जैसे ही इन्होंने जंगलों का सफाया कर दिया, वनस्पतियों का सफाया कर दिया, तो वनस्पतियों के सफाया कर दिए जाने से बारिश के प्रभाव से मिट्टी की ऊपरी पोषक परत जो होती है वो धुल जाती है। मिट्टी की ऊपरी पोषक परत के धुल जाने को कहते हैं मृदा अपरदन। क्या कहते हैं मित्रों? मृदा अपरदन। देखो, पहले तो बहुत सारी वनस्पतियां उगी थी, तो बारिश की बूंदें वनस्पतियों से टकराती थी, पेड़ों से टकराती थी, डायरेक्ट मिट्टी पर नहीं गिरती थी। पहली बात। दूसरा,
वनस्पतियां उगी रहती थी तो मिट्टी को जकड़ कर रखती थी, वनस्पतियों की जड़ें मिट्टी को जकड़ कर रखती थी, तो मिट्टी के ऊपरी परत को प्रवाहित होने से, बहने से रोक लेती थी। लेकिन जब आपने जंगलों का सफाया किया तो जंगलों के सफाया किए जाने से ऊपर की परत नग्न हो गई। नग्न मतलब वनस्पति विहीन होती है, वनस्पतियां जब नहीं होती तो उसको नग्न सतह कहते हैं। तो ऊपर की मिट्टी की परत या सतह नग्न हो गई, और नग्न होने से वर्षा बूंदों का प्रभाव, प्रवाहित होते हुए जल का प्रभाव और रिसाव करते हुए जल का प्रभाव, तीनों का प्रभाव अधिक हो गया। देखो, जो ऊपर की परत थी उसके पोषक तत्व तो प्रवाहित होकर अपरदित हो गए, और ऐसा भी होता है कि मिट्टी जल को सोखती है, तो सोखने के क्रम में क्या होता है, कई पोषक तत्व जल में घुलकर ऊपरी परत से निचले परत की ओर जाते हैं। कैसे? जैसे मान लो मैं यहां पर इस बॉक्स के माध्यम से आपको समझाता हूं, इसके माध्यम से समझाता हूं। हालांकि मिट्टी की क्लास मैंने आपके ले ली है और बढ़िया से मैंने समझा दिया था, जिसको लीचिंग कहते हैं, निक्षालन कहते हैं। कैसे? समझो, मान लो ये एक मिट्टी है, मिट्टी का कोई बड़ा सा टुकड़ा है। जैसे इसमें बारिश होगी मित्रों, मान लो यहां पर बारिश हुई, तो बारिश के प्रभाव से क्या हो सकता है, बारिश के प्रभाव से मिट्टी ढाल के साथ बहने लगेगी, और जैसे बहेगी तो ऊपर की परत बहकर जैसे नीचे की ओर आएगी, तो इस क्रिया को कहते हैं अपर्दन। तो मिट्टी की ऊपरी परत अपर्दित हो जाएगी, ऊपर की परत का कट कर नीचे जाना अपर्दन कहलाता। दूसरा क्या होता है, यहां जो जल है, आप जानते धीरे धीरे जल का पर्कुलेशन होता है, मिट्टी में रिसाव होता है, मिट्टी जल को सोखती है, तो जल जब नीचे की ओर जा रहा होता है तो ऊपर के पोषक तत्वों को घोल कर भी नीचे ले जाता है। जब जल ऊपर के पोषक तत्वों को घोल कर नीचे ले जाता है तो मित्रों इसे कहते हैं निक्षालन। क्या कहते हैं इसे? निक्षालन कहते हैं, लीचिंग कहते हैं। ध्यान रखना, एक ही बार बताऊंगा, बार बार नहीं बताऊंगा, समझ नहीं आएगा तो इसके जिम्मेदार आप होगे, यह आपके लिए मेरा द्वारा दिया गया दंड भी है। जब ढाल के साथ प्रवाहित हो, जैसे मान लो मिट्टी में ऐसे ढाल है, बारिश मैंने की, यहां पर सिंपल सा आपको उदाहरण के साथ दिखाता हूं, उदाहरण के साथ दिखाता हूं। मान लो मैंने पानी यहां पर डाला, यहां पर ये पानी डाला, तो देखो पानी नीचे की ओर जा रहा ना, ये देख पा रहे हो, पानी नीचे की ओर जा रहा है, मेरे हथेली से फिसलता हुआ पानी नीचे की ओर जाता है। तो जब ढाल के साथ पानी इस तरह से जा रहा है तो ऊपर की मिट्टी को भी साथ में लेकर जाएगी। जब ऊपर की मिट्टी को भी लेकर जा रहा तो इसको कहते हैं, इस क्रिया को अपर्दन। क्या कहते हैं मित्रों? इसको अपर्दन। तो अपर्दन से ऊपर के पोषक तत्व तो नष्ट हो जाते हैं। दूसरी बात, जब पानी रिसकर अंदर की ओर जाता है मिट्टी में, मिट्टी के ऊपर की परत से निचली परत में जाता तो उसको कहते हैं निक्षालन। अपर्दन को इंग्लिश में कहते हैं इरोजन, इरोजन कहते हैं, और निक्षालन को कहते हैं लीचिंग। दोनों ही प्रक्रियाएं से, इरोजन और लीचिंग, इन दोनों प्रक्रियाओं से मित्रों मिट्टी की ऊपरी परतों में उपस्थित पोषक तत्व समाप्त हो जाते हैं, जिससे मिट्टी अनुर्वर हो जाती है। समझ में आ गई मेरी बात ना? इनके द्वारा की गई कृषि से मिट्टी अनुर्वर नहीं होती, बल्कि इस प्रक्रिया से मिट्टी अनुर्वर हो जाती है। अब जब मिट्टी अनुर्वर हो गई, उसमें अब फसल उत्पादित हो ही नहीं रही, तो फिर ये क्या करते, उस भूजोत को छोड़ देते हैं, इस कृषि क्षेत्र को छोड़ देते हैं, और फिर वह उसके पास या उससे दूर जहां भूमि की उपलब्धता हो सकती हो, संभव हो सकती हो, तो फिर से एक नए वन की कटाई करते हैं, उसमें आग लगाते हैं, एक नई भूमि तैयार करते हैं और फिर से उसमें खेती करते हैं। इसकी भी उर्वरता समाप्त होती है तो इसे फिर से छोड़ देते हैं और नई भूमि तैयार करते हैं और इस पर खेती करते हैं। तो आदिम जनजातियों द्वारा और वर्तमान जनजातियों द्वारा भूमि बदल बदल कर, ध्यान से, आदिम जनजातियों द्वारा और वर्तमान जनजातियों द्वारा भूमि बदल बदल कर की जाने वाली कृषि पद्धति को ही स्थान से बना स्थानांतरण। वैसे भी जब एक स्थान से जब हम बदलते हैं दूसरे स्थान को जाते हैं तो क्या कहते हैं, उसे स्थानांतरण कहते हैं। तो इस कृषि पद्धति को ही स्थानांतरणशील कृषि पद्धति कहा जाता है। इसे ही हम इंग्लिश में शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहते हैं। क्योंकि इस कृषि पद्धति में जंगलों को काटते हैं तो काटने की क्रिया को कहते हैं स्लैश, फिर आग लगा देते हैं,
आग लगाने की क्रिया को कहते हैं बर्न। तो इस कृषि पद्धति को स्लैश एंड बर्न पद्धति भी कहा जाता है। काटो एवं आग लगाओ कृषि पद्धति भी कहते हैं। तो अब आपके मन में प्रश्न आना चाहिए कि ये कैसे अनाजों का उत्पादन करते हैं। तो मित्रों, यह जीवन निर्वाहक मोटे अनाजों का उत्पादन करते हैं। जीवन निर्वाहक मोटे अनाजों का उत्पादन का मतलब क्या है? मतलब जितने में केवल जीवन किसी तरह से जुम्मे जुम्मे से चल जाए। यस आलोक, आपने ठीक लिखा है, जीवन किसी तरह से जुम्मे जुम्मे से चल जाए, उतना ही अनाजों का उत्पादन करते हैं। इसीलिए इसे सब्सटेंसिव एग्रीकल्चर या जीवन निर्वाहक कृषि कहा जाता है। तो कहां की जाती है यह दुनिया के जितने भी उष्णकटिबंधीय वन क्षेत्र हैं ना, ट्रॉपिकल एंड मानसूनी वन क्षेत्र हैं, विषुवतीय एवं मानसूनी वन क्षेत्र हैं, वहां पर अपनाई जाने वाली यह कृषि पद्धति है। तो क्या भारत में भी की जाती है? यस, यह भारत में झूम कृषि कहलाती है, जिसे हम लोग एक शब्द में झूमिंग कहते हैं। भारत में से क्या कहते हैं? झूमिंग कहते हैं। तो दूसरा, इंडोनेशिया और मलेशिया के आसपास क्या कहते हैं? इसे लडांग के नाम से जानते हैं। तो मित्रों, मध्य अमेरिका के देशों में, मैक्सिको आदि में क्या कहते हैं इसे? वहां पर इसे मिल्पा के नाम से जाना जाता है। तो वहीं पर वेनेजुएला में क्या कहते हैं? इसे कोनुकू के नाम से जानते हैं। तो मित्रों, मध्य अफ्रीका के कांगो बेसिन क्षेत्र में क्या कहते हैं? तो मसोले के नाम से जाना जाता है। हमारे समीपी देश श्रीलंका में क्या कहते हैं इसे? तो चेन्ना के नाम से जानते हैं। ब्राजील में यह किस नाम से जानी जाती है कृषि पद्धति? तो इसे रोका के नाम से जानते हैं। तो मित्रों, यह दुनिया भर में अलग अलग नामों से जानी जाती है, परंतु दुनिया भर के जनजातियों द्वारा जो जंगलों में रहते हैं, पिछड़े दशा में रहते हैं, उनके द्वारा आज भी यह कृषि पद्धति अपनाई जाती है। क्या मित्रों, उनके द्वारा आज भी यह कृषि पद्धति अपनाई जाती है। जनजातियां ऐसा करती हैं, जिन्हें अलग अलग नामों से जानते हैं। तो फिर प्रश्न उठता है मित्रों, अंतिम प्रश्न, अंतिम बात बताने जा रहे हैं इसके बारे में। क्या भारत में इसे झूमिंग ही कहते हैं? सामान्य तौर पर इसका नाम झूमिंग है, परंतु भारत के कई भागों में यह कृषि पद्धति प्रचलित है। पूर्वोत्तर भारत में, पूर्वोत्तर भारत का मतलब होता है, जैसे आप चलोगे सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, है ना, मेघालय, मिजोरम, तो बेसिकली सबसे ज्यादा प्रचलित है यह अरुणाचल प्रदेश और मेघालय की पहाड़ियों में। तो पूर्वोत्तर भारत के हिमालय पर्वतीय क्षेत्र और मेघालय के पठारी क्षेत्र में की जाने वाली इस कृषि पद्धति को झूमिंग कहते हैं। तो मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के मध्य पठारी क्षेत्र में इसे डहिया या पेडू कहते हैं। सब लिखाऊंगा, घबराना मत। इसे डहिया या पेडू के नाम से जाना जाता है, पेडू के नाम से जाना जाता है। तो मित्रों, इसे राजस्थान में खिल्लू कहते हैं। राजस्थान में क्या कहते हैं? खिल्लू कहते हैं। तो पश्चिमी घाट के दक्षिणी प्रदेश में अर्थात नीलगिरी के आसपास इसे कुमारी के नाम से जानते हैं। अर्थात भारत में ही यह पद्धति, कृषि पद्धति अलग अलग नामों से जानी जाती है। यह रहा मित्रों पूरा टॉपिक। समझ में आई मेरी बात? इसी बात को अब मैं आप लोगों को लिखाने जा रहा हूं। अजय ने पूछा है, शीतोष्ण एरिया की जनजातियां यह कार्य क्यों नहीं करती? शीतोष्ण एरिया में कहां पे जनजातियां रहती हैं अजय? शीतोष्ण में कहां जनजातियां रहती हैं? मित्र बताओगे क्या मुझे? हैं? लिखाऊं क्या? अब इसे लिखो, स्थानांतरणशील कृषि या झूम कृषि। झूम कृषि सभी हेडिंग दे देंगे, फिर लिखें, लिखें सभी बढ़िया से लिखेंगे। मैं एक एक बातें परिभाषा के रूप में बहुत अच्छे से लिखाऊंगा। लिखो, मानव द्वारा अपनाई गई, मानव द्वारा अपनाई गई
अपनाई गई यह सबसे प्रारंभिक कृषि पद्धति है। अपनाई गई सबसे प्रारंभिक कृषि पद्धति है। कृषि पद्धति है जो कि उष्णकटिबंधीय वन क्षेत्रों की जनजातियों द्वारा की जाती है। उष्णकटिबंध की जनजातियों द्वारा की जाती है। पूर्णविराम लगाओ, फिर लिखो इस कृषि पद्धति में जनजातियां वनों को काट कर एवं आग लगाकर छोटे छोटे भूखंड तैयार करती हैं। जिसमें 2 से 3 वर्षों के लिए 2 से 3 वर्षों के लिए जीवन निर्वाह हेतु ज्वार, बाजरा, मक्का जैसे मोटे अनाजों के साथ साथ चावल की कृषि करते हैं। कैसे करते हैं? जीवन निर्वाह हेतु चावल की कृषि करते हैं। पूर्ण विराम, पैरा चेंज करो। 2-3 वर्षों में नग्न भूमि के अत्यधिक अपर्दन, अब इस बात पर आ गए, नग्न भूमि के अत्यधिक अपर्दन तथा निक्षालन से। अब कोई अगर पूछेगा निक्षालन क्या है तो एक झापड़ मारूंगा। अत्यधिक अपर्दन तथा निक्षालन से मिट्टी की उर्वरता में कमी आ जाती है। जिससे यह पुनः स्थान बदलकर नई भूमि में कृषि करते हैं।
स्थान बदलकर नई भूमि में कृषि करते हैं। कृषि करते हैं। पूर्ण विराम। पूर्ण विराम। लिखो, स्थान बदल बदल कर की जाने वाली, स्थान बदल बदल कर की जाने वाली, की जाने वाली इस आरंभिक खाद्यान्न उत्पादन की क्रिया को, इस आरंभिक या प्रारंभिक खाद्यान्न उत्पादन की क्रिया को ही स्थानांतरणशील कृषि कहते हैं। स्थानांतरणशील कृषि कहते हैं। पूर्ण विराम लगाकर इसे इन्वर्टेड कॉमा लिखना आप आगे, इसे काटो एवं जलाओ, स्लैश एंड बर्न। काटो एवं जलाओ कृषि पद्धति भी कहा जाता है। आपसे पीटी में पूछ सकता है, स्लैश एंड बर्न कृषि पद्धति किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? काटो और जलाओ, स्लैश एंड बर्न कृषि पद्धति भी कहते हैं। पूर्ण विराम लगाकर लिखो, यह पद्धति बुश फेलो, ये लिखा मैंने, यह पद्धति बुश फेलो भी कहलाती है। याद करना होगा, शिफ्टिंग कल्टीवेशन को बुश फेलो भी कहते हैं, स्लैश एंड बर्न कहते हैं। यूपी पीसीएस ने पीछे पूछा था कि स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर किसे कहा जाता है, कृषि किसे कहते हैं? बुश फेलो कृषि पद्धति भी कहते हैं। पूर्ण विराम, फिर पैरा चेंज करो, लिखो, यह कृषि पद्धति नाम लिखना है पैरा चेंज करते हुए, ऊपर नीचे लिखना। भारत में झूमिंग, मलेशिया में लडांग, इंडोनेशिया में हुमा, श्रीलंका में चेना, मध्य अफ्रीका में मसोले, मैक्सिको तथा मध्य अमेरिका में मिल्पा, तो ब्राजील में क्या कहते हैं मित्रों? रोका। ब्राजील में रोका। वेनेजुएला में दक्षिण अमेरिकी देश है वेनेजुएला, आप सभी जानते हैं। कोनुकू, क्या कहते हैं इसे? दक्षिण अमेरिका में, वेनेजुएला में कोनुकू
तथा, 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 तथा। बस एक लाइन लिखेंगे। म्यांमार में, म्यांमार में तुंग्या, TUNGYA, तुंग्या, तुंग्या आदि नामों से जानते हैं, आदि नामों से जानते हैं, आदि नामों से जानते हैं। पूर्ण विराम, पैरा चेंज करो। मैच द कॉलम के रूप में आपसे कभी भी पूछ सकता है ना, पैरा चेंज करो, लिखो भारत के विभिन्न क्षेत्रों में भी भारत के विभिन्न क्षेत्रों में भी, विभिन्न क्षेत्रों में भी इसे, इसे पृथक पृथक नामों से, पृथक पृथक नामों से जाना जाता है। पृथक पृथक नामों से जाना जाता है, जाना जाता है। जैसे, जैसे पूर्वोत्तर भारत में, पूर्वोत्तर भारत मतलब उधर का अरुणाचल प्रदेश आदि के आसपास का पूरा क्षेत्र, सिक्किम से लेकर सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये सब क्षेत्र पूर्वोत्तर कहलाता है। पूर्वोत्तर भारत में झूमिंग, झूमिंग, कॉमा लगाओ। मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ में बीबर, बीबर एवं डहिया, बीबर एवं डहिया, डहिया, बीबर एवं डहिया राजस्थान में, राजस्थान में, राजस्थान में बरला एवं खिल्लू, राजस्थान में बरला, बरला एवं खिल्लू, खिल्लू। तो छत्तीसगढ़ एवं आंध्र प्रदेश में पेडू, छत्तीसगढ़ एवं आंध्र प्रदेश में पेडू, पेडू। ओडिशा में, ओडिशा में बिंगा एवं धावी, बिंगा एवं धावी, बिंगा एवं धावी। तो दक्षिण भारत में, दक्षिण भारत में, दक्षिण भारत में कुमारी, कुमारी एवं पूर्वी राजस्थान में बतरा कहा जाता है। पूर्वी राजस्थान में बतरा, बतरा कहा जाता है। पूर्ण विराम, पूर्ण विराम। ये मित्रों नाम आपको एक बार में याद ना हो तो धीरे धीरे आप लोगों को याद करते रहना है, धीरे धीरे याद करते रहना है।
ठीक है ना, बस ये रहता है। तो एक ये कृषि पद्धति हो गई, एक ये कृषि पद्धति हो गई, ठीक है ना। हम लोग छोटा छोटा करके ऐसे ही पढ़ेंगे। तो ये पहली कृषि पद्धति मैंने बताई, कहे पहले हमको जरूरी नहीं कि हमको 13 ही बताना है, मैंने बताया है केवल कि विटलसी ने 13 को बताया। विटलसी ने तो इसमें पशुपालन की क्रिया को भी बताया, चलवासी पशुचारण को भी बताया। तो हम लोग इसे नहीं करेंगे, इसलिए कि हम लोग चलवासी पशुचारण वगैरह अलग से पढ़ चुके हैं, चलवासी पशुचारण पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। तो अब हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, लिखो दूसरा बिंदु लिखो कृषि की पद्धति में, जीविकोपार्जन कृषि। दूसरी लिखो जीविकोपार्जन या जीवन निर्वहन कृषि पद्धति। नाम से ही क्लियर है, आप समझ गए होंगे कि वैसी कृषि पद्धति जिसमें केवल जीवन चलता रहे, जीवन चल जाए, भोजन मिलता रहे, केवल उतना मित्रों अनाज का उत्पादन हो जाए, अनाज का उत्पादन हो जाए। तो लिखो, ध्यान से लिखना, जीविकोपार्जन कृषि में लिखो इस कृषि, इंग्लिश में बोलते हैं सब्सटेंसिव एग्रीकल्चर बोलते हैं इसको, सब्सटेंसिव एग्रीकल्चर बोलते हैं। तो लिखो इस कृषि पद्धति में खाद्यान्नों का उत्पादन परिवार की आजीविका, खाद्यान्नों का उत्पादन परिवार की आजीविका हेतु किया जाता है। आजीविका हेतु किया जाता है, जिससे स्थानीय भोजन की मांग पूरी होती है। भोजन की मांग पूरी होती है, पूर्ण विराम लगाइए, भोजन की मांग पूरी होती है। लिखो इस कृषि पद्धति की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। इस कृषि पद्धति की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। नंबर वन, खाद्यान्न फसलों की प्रधानता। खाद्यान्न फसलों की प्रधानता। जिसमें गेहूं, ज्वार, बाजरा, बाजरा आदि का उत्पादन कम वर्षा वाले क्षेत्रों में, जबकि गेहूं का उत्पादन, जबकि गेहूं के स्थान पर चावल लिखो, चावल का उत्पादन सापेक्षिक रूप से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में किया जाता है।
किया जाता है। पूर्ण विराम। पहली विशेषता यह हुई। दूसरा लिखो, कृषि के साथ साथ पशुपालन का कार्य, कृषि के साथ साथ पशुपालन का कार्य पशुपालन का कार्य भी किया जाता है। किया जाता है जिसमें गाय, भैंस, भेड़, बकरियों, जिसमें गाय, भैंस, भेड़, बकरियों के अलावा ऊंट, घोड़ा, खच्चर आदि भी, ऊंट, घोड़ा, खच्चर आदि भी पाले जाते हैं। पाले जाते हैं। पूर्ण विराम लगाओ। तो तीसरा बिंदु लिखो, खेतों का लघु आकार, खेतों का लघु आकार, छोटा छोटा आकार, लघु मतलब छोटा, लघु आकार, लघु आकार डैश देकर लिखेंगे। इस कृषि प्रदेश में, प्रदेश या पद्धति कुछ भी, इस कृषि प्रदेश में या पद्धति में किसानों के खेत प्रायः छोटे छोटे, किसानों के खेत प्रायः छोटे छोटे तथा कई जगह पर बिखरे हुए होते हैं। कई जगह पर बिखरे हुए होते हैं। कई जगह पर बिखरे हुए होते हैं। पूर्ण विराम। तो नेक्स्ट चौथा पॉइंट लिखना, श्रम प्रधान कृषि, श्रम प्रधान कृषि लिखो। इन कृषि भूजोतों में, इन कृषि भूजोतों में जीवन निर्वहन हेतु, इन कृषि भूजोतों में जीवन निर्वहन हेतु अत्यधिक मात्रा में मानव जनसंख्या फसल की बुवाई से लेकर कटाई तक के कार्यों में, फसल की बुवाई से लेकर कटाई तक के कार्यों में लगी रहती है। तो पांचवा बिंदु लिखो, इसके अंदर ही गहन निर्वहन कृषि के अंतर्गत, निर्वहन कृषि के अंतर्गत पांचवा बिंदु लिखो, यह परंपरागत कृषि पद्धति है जिसमें
किसानों के पास यह परंपरागत कृषि पद्धति है जिसमें किसानों के पास आधुनिक मशीनें उन्नत बीज तथा उर्वरक आदि नहीं होते हैं। उर्वरक आदि नहीं होते हैं, नहीं होते हैं। पूर्ण विराम। नेक्स्ट, व्यापक निर्धनता। 5वां 6वां बिंदु लिख देना। व्यापक निर्धनता। व्यापक निर्धनता में डैश देकर लिखना कि प्रति व्यक्ति फसल उत्पादन की मात्रा इतनी कम होती है। एक खेत में मान लो 5 लोग लगे हैं, कितना उत्पादन हुआ? तो एक एक व्यक्ति के रेशियो में लगाओ। प्रति व्यक्ति फसल उत्पादन की मात्रा इतनी कम होती है कि उत्पादन का अधिकांश हिस्सा उपभोग कर लिया जाता है। अधिकांश हिस्सा उपभोग कर लिया जाता है। अतिरिक्त आय प्राप्त नहीं होती। अतिरिक्त आय प्राप्त नहीं होती। पूर्ण विराम। पैरा चेंज करते हुए लिखो, निर्वहन कृषि धीरे धीरे गहन निर्वहन कृषि में बदलती जा रही है। गहन निर्वहन कृषि में बदलती जा रही है। अब ये जीविकोपार्जन कृषि आपने देखा, जिसमें मान लो एक भूजोत है। अब इस भूजोत में एक परिवार पूरा लगा है, एक परिवार पूरा का पूरा इसमें लगा हुआ है, खेती करता है। परिवार में माता पिता बीबी बच्चे ये सब के सब लगे हैं। कुल जो उत्पादन हुआ मित्रों, उस उत्पादन का अधिकांश हिस्सा भोजन में ही उपभोग कर लेते हैं। भोजन में नहीं हुआ तो भोजन के लिए और जो जरूरी चीजें होती हैं जैसे तेल नून आदि, तो फसलों को बेचा और अपनी जरूरत की उन्हीं चीजों को खरीद लिया। अतिरिक्त कोई आय नहीं होती, इसीलिए इसे जीवन निर्वाह कृषि कहते हैं। अब ये कहां अपनाई जाती है? तो डैश देकर नीचे पैराग्राफ चेंज करते हुए लिखें कि दुनिया के अधिकांश अविकसित एवं विकासशील राष्ट्रों में यह कृषि पद्धति प्रचलित है। पूर्ण विराम। अब मैं तीसरे नंबर पे बात करता हूं। अब तीसरे पे आते हैं। सभी तीसरे नंबर पर लिखें, गहन जीवन निर्वाहक कृषि। अब ये शब्द इसमें जुड़ गया, गहन, इंटेंसिव। जीवन निर्वाहक हटा भी देंगे तब भी चलेगा।
इंटेंसिव फार्मिंग भी कर देंगे तब भी चलेगा। गहन का मतलब होता है इंटेंसिव, इंटेंसिव फार्मिंग। केवल इतना शब्द लिखेंगे तब भी चलेगा। इंटेंसिव फार्मिंग क्या होती है? देखो, इंटेंसिव फार्मिंग को समझना, किसानों के पास भूमि का खंड है छोटा सा, एक ही भूमि खंड है, मतलब जरूरत के हिसाब से भूमि खंड छोटा है। लघु भूजोत है, भूजोत मतलब जिसमें जुताई करके खाद्यान्नों का उत्पादन करना है। तो किसानों के पास एक लघु भूजोत है। इसमें भी चूंकि जीवन निर्वाहक है, उन्नत किसान है नहीं, तो किसान अपने तरीके से जो उसके पास आधुनिक साधन है उनका प्रयोग करता है, मशीनों का भी प्रयोग करेगा। इसमें थोड़ा फर्क है क्योंकि वह गहन कृषि करता है, इंटेंसिव करता है, तो मशीनों का भी प्रयोग करेगा, उर्वरकों का भी प्रयोग करेगा, सिंचाई का भी प्रयोग करेगा, उन्नत बीज भी लगाएगा। लेकिन मित्रों, इसी खेत में वो एक बार खेती नहीं करेगा, वो 3 बार खेती करेगा। वर्षा काल में खेती करेगा, वर्षा काल में भी खेती किया, वर्षा काल के बाद शीतकाल में भी खेती किया, शीतकाल में भी खेती किया, शीतकाल के बाद ग्रीष्म काल में भी खेती किया, ग्रीष्म काल में भी। अर्थात एक अगर फसल वर्ष है, मतलब एक खेत, वन खेत, एक खेत, एक फसल वर्ष, एक फसल वर्ष, एक साल का मान लो पूरा एक फसल वर्ष है। फसल वर्ष 1 जुलाई से 31 जून तक चलता। ध्यान रखना, फसल वर्ष जो होता है ना, वो 1 जुलाई से आरंभ होता है। तो एक पूरा फसल वर्ष है, इसीलिए पहले मैंने वर्षा काल लिखा है, पहले मैंने ग्रीष्म काल नहीं लिखा। एक फसल वर्ष है और एक खेत में किसान 3 बार खेती करने की कोशिश करेगा। मतलब जितने बार खेती करता है वो इंटेंसिव कहलाती है, इंटेंसिव कहलाती है, और वह भी ये श्रम गहन भी होगी। तो अब देखो, इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? वह खेती जो बरसात में की जाती है उसे खरीफ कहते हैं। याद कर डालना सभी लोग, बार बार नहीं बताएंगे। वह खेती जो वर्षा काल में की जाती है खरीफ कहते हैं। जैसे चावल का उत्पादन, सोयाबीन का उत्पादन, तिल का उत्पादन, ये कब किए जाते हैं? खरीफ की फसलों के तहत किए जाते हैं। तो वह खेती जो शीतकाल में की जाती है उसे रबी कहते हैं। जैसे गेहूं का उत्पादन, सरसों का उत्पादन, जौ का उत्पादन, चना का उत्पादन, ये रबी की फसल कहलाती है। और जो गर्मियों में उत्पादित की जाती है लघु काल के लिए, 2-2.5 महीने के लिए, जिसमें खीरा, ककड़ी, कुछ साग सब्जियां उत्पादित करते हैं, उसे जायद की फसल कहते हैं। कौन सी फसल कहते हैं? जायद की फसल। तो कितनी फसल, एक वर्ष में कितनी फसल ऋतुएं होती हैं? 3 फसल ऋतुएं होती हैं, वर्षा काल की, शीतकाल की, ग्रीष्म काल की, जिन्हें खरीफ, रबी एवं जायद के नाम से जाना जाता है, जाना जाता है। बिल्कुल निश्चित रूप से अनुरंजनी, इंडिया में इंटेंसिव फार्मिंग ही की जाती है। इंडिया में अधिकांश, क्या सारी खेती इंटेंसिव फार्मिंग ही है। इंटेंसिव भी है और जीवन निर्वाहक है, गहन जीवन निर्वाहक कृषि ही है भारत में। आप ठीक समझ रही हैं, तो आगे उदाहरण में बताएंगे। तो इसे कहते हैं, समझ में आ गई इंटेंसिटी ना? इसी से एक शब्द बनता है क्रॉपिंग इंटेंसिटी। क्रॉपिंग में इंटेंसिटी का मतलब होता है फसल गहनता। क्या कहलाता है? फसल गहनता। जब कृषक अपने पास उपलब्ध साधनों के प्रयोग से एक फसल वर्ष में अधिक से अधिक फसल उत्पादित करने के प्रयास करता है, लघु भूजोत आकार होते हैं इनके पास, उसे मित्रों गहन कृषि के अंतर्गत रखा जाता है। उत्पादन चूंकि इतना ही होता है कि प्रति व्यक्ति के लिए इतना अधिक नहीं है कि वह आर्थिक आय अर्जित कर सके, इसीलिए इसे गहन जीवन निर्वाहक कृषि के नाम से जानते हैं। आपने कुछ लिखा है, जायद को नगदी फसल भी कहते हैं। ये चंदन, नगदी फसल कहना उचित नहीं होगा, चलेगा, नगदी फसल कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि जरूरी नहीं कि हर बार नगदी फसल का ही उत्पादन जायद में किया जाता हो। जैसे मूंग एवं उड़द का उत्पादन कर दिया गया तो नगदी फसल में नहीं आएगा। नगदी फसलों को हम लोग एक अलग वर्ग में रखेंगे। ठीक है ना चंदन? तो लिखो अब इसके बारे में, लिखो सभी के सभी, निर्वाह की कृषि को गहन लिखो। लिखो, यह
एक ऐसी विशिष्ट कृषि पद्धति है यह एक ऐसी कृषि पद्धति है जिसे जिसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्रों में अधिक जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्रों में अपनाया जाता है अपनाया जाता है पूर्ण विराम लिखो। इस प्रकार की कृषि में सीमित भूमि पर एक ही फसल वर्ष में सीमित भूमि पर एक ही फसल वर्ष में अधिक से अधिक फसलों के उत्पादन का प्रयास किया जाता है पूर्ण विराम लगाएं। अधिक उत्पादन प्राप्ति के उद्देश्य से कृषक उन्नत बीज उर्वरक सिंचाई तथा कृषि मशीनों का प्रयोग कर प्रति हेक्टेयर उच्च उत्पादकता प्राप्त करने का प्रयास करता है। अब बेचारे के पास उतनी ही खेती है, उतने में ही सारा जीवन लगा है, तो अधिक से अधिक उत्पादकता प्राप्त करने का प्रयास करेगा। उच्च उत्पादकता प्राप्त करने का प्रयास करता है। पूर्ण विराम पैरा चेंज करते हुए लिखो गहन कृषि में कृषक एक फसल वर्ष में अधिकतम 3 फसल ऋतुओं का उपयोग करता है। अधिकतम 3 फसल ऋतुओं का प्रयोग करता है। जैसे वर्षा काल में,
जैसे वर्षा काल में खरीफ की फसल, खरीफ की फसल, शीतकाल में रबी की फसल, रबी की फसल, ग्रीष्म काल में जायद की फसल, जायद की फसल, पूर्ण विराम। ध्यान रखना इसमें आधुनिक साधनों का प्रयोग होता है। ये परंपरागत कृषि पद्धति थी, आप चाहो तो एक बार फिर से पढ़कर देख सकते हो। परंपरागत थी ये मित्रों, परंपरागत कृषि पद्धति मैंने इसको लिखा था, कृषि पद्धति। लेकिन ये परंपरागत नहीं है, ये परंपरागत नहीं है, इसमें कृषक आधुनिक साधनों का प्रयोग करता है, आधुनिक साधनों का प्रयोग करेगा और आधुनिक साधन का प्रयोग कर उच्च उत्पादकता की प्राप्ति करता है। उच्च उत्पादकता, उत्पादकता मतलब प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता, उत्पादकता अगर परिभाषित करना हो कि प्रोडक्टिविटी क्या कहलाती है, तो प्रति हेक्टेयर अधिक से अधिक खाद्यान्न उत्पादन की दर को, प्रति हेक्टेयर अधिक से अधिक खाद्यान्न उत्पादन की दर को उत्पादकता कहते हैं। ठीक है ना, प्रति हेक्टेयर में कितना उत्पादन प्राप्त हुआ उसे कृषि उत्पादकता कहते हैं। इसका प्रयास कृषक करता है। पर फिर भी ये जीवन निर्वाह कैसे है, भारत में पढ़ना और लिखना है मित्रों बार बार। ये फिर भी जीवन निर्वाह कैसे है, क्योंकि अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों में जहां जनसंख्या घनत्व तो अधिक है मित्रों, तो एक ही खेत में कई जनसंख्या लगी होगी। भारत के संदर्भ में हम लोग एक शब्द पढ़ते हैं कि भारत में कृषि क्षेत्र में डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है, अर्थात छुपी हुई बेरोजगारी है। ये एक खेत एक ही आदमी के खेती करने के लायक था, पर एक परिवार में 4 सदस्य हैं, उनके पास कोई दूसरा काम नहीं है, तो ये सारे के सारे इसी में खेती करते हैं। तो खर्च लगे सारे हुए हैं इस खेती में, पर जरूरत एक ही आदमी की थी। इसे छुपी हुई बेरोजगारी कहते हैं। तो भारत में गहन जीवन निर्वाहक कृषि है, इतने अधिक संख्या में ये लोग लगे हैं इसमें कि अगर प्रति व्यक्ति उत्पादन देखें तो कम हो जाती है, प्रति व्यक्ति उत्पादन देखें तो कम हो जाती। फिर से आपने लिखा नकदी, नहीं, बिल्कुल नहीं, नकदी नहीं है ये। अच्छा, पहले का ही मैसेज है, ठीक है ना। पूर्ण विराम लगाकर पैरा चेंज करे लिखे, गहन जीवन निर्वाह कृषि में, गहन जीवन निर्वाह कृषि में, गहन जीवन निर्वाह कृषि, कृषि 2 प्रकार की है, 2 प्रकार की है। नंबर 1 चावल प्रधान और नंबर 2 गेहूं प्रधान। एक जिसमें चावल की प्रधानता है, दूसरा गेहूं की प्रधानता। भारत में तो दोनों देखने को मिलता है, जैसे पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश वगैरह चावल प्रधान है, परंतु पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश वगैरह गेहूं प्रधान है ना, गेहूं प्रधान। पूर्ण विराम, पूर्ण विराम लिखे, इस पद्धति का सर्वोत्तम उदाहरण, इस कृषि पद्धति का सर्वोत्तम उदाहरण या इसका सर्वोत्तम उदाहरण मॉनसून एशिया क्षेत्र है। अब मॉनसून एशिया में भारत भी आ गया। मॉनसून एशिया क्षेत्र है। मक्का का उत्पादन ज्यादा नहीं होगा मिथिलेश, मक्का का भी उत्पादन होगा लेकिन मक्का प्रधान नहीं होगा। ठीक है, क्या लिखेंगे, मॉनसून एशिया क्षेत्र। मॉनसून एशिया क्षेत्र में कौन आ गया, भारत भी आ गया। इसमें हम लोग भारत को भी सम्मिलित कर लेंगे, तो भारत भी इसमें सम्मिलित हो गया। अब नेक्स्ट लिखो मित्रों, नेक्स्ट लिखो आप, व्यापारिक बागानी कृषि प्रदेश, व्यापारिक बागानी कृषि
कृषि प्रदेश या कृषि पद्धति, व्यापारिक बागानी कृषि पद्धति, कॉमर्शियल प्लांटेशन एग्रीकल्चरल पैटर्न। लिखें इसे रोपण कृषि, इसे रोपण कृषि या बागानी कृषि भी कहते हैं। रोपण कृषि या बागानी कृषि भी कहते हैं। ध्यान रखो, एक प्रश्न पूछा है विकास ने, और मुझे शर्म आ गई विकास आपके प्रश्न पर, कि मॉनसून एशिया में कौन से कंट्री आते हैं। मित्रों, इतनी दयनीय स्थिति, अध्ययन की इतनी दयनीय स्थिति। घबराना मत मेरी बात से, मेरे कहने का मतलब पढ़ना है। मैं कितने दिनों से आप सबसे बोल रहा हूं कि कम से कम एनसीईआरटी ही पढ़ डालो मित्रों। अगर नहीं पढ़ोगे तो ऐसे कैसे काम चलेगा? चलेगा क्या काम? बिल्कुल नहीं चलेगा। अब मॉनसून एशिया में आपने पूछा तो मैं बता देता हूं। देखो, भारत सहित इसके आसपास के जितने देश हैं, जैसे भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये सब तो हो ही गए। इसके साथ साथ भारत के पूर्व में अवस्थित जो दक्षिण पूर्व एशिया के देश हैं, जिसमें से वियतनाम, कंबोडिया, लाओस, थाईलैंड, म्यांमार, फिर उसके बाद चीन एवं जापान, इतने देश मिलकर मॉनसून एशिया का निर्माण करते हैं। कोई बात नहीं विकास, ना पता होना बुराई नहीं है मित्र। विकास के माध्यम से मैं सभी को कहता हूं, ना पता होना बुराई नहीं है, पर पता ना हो और पूछा भी ना जाए ये बुराई है। तो इस बात के लिए धन्यवाद विकास आपको कि आपने पूछा। मैं तो सभी विद्यार्थियों को कहता हूं, तमाम विद्यार्थियों को कहता हूं, जो भी बात ना पता हो तो पूछें जरूर। मैं डांटूंगा ना, पर मित्रों आपको एक बात बता दूं, ध्यान से समझना, एक बात बता दूं, शिक्षक और माता पिता अगर डांटते हैं ना, तो आपको इस काबिल भी बनाते हैं कि दुनिया में अब कोई और डांट भी ना सके। इसलिए अगर आप अपनी कमियों को हमारे सामने नहीं रखेंगे तो किसके सामने रखेंगे मित्रों? हम ही हैं जो आपके लड़खड़ाते कदमों पर आपके साथ बैसाखी बनकर खड़े होंगे। पर मित्रों, दुनिया है, जिस समय दुनिया के थपेड़े झेल रहे होंगे ना, तो जब आपके कदम लड़खड़ाएंगे तो आपको धक्का देने वाले लोग मिलेंगे। इसीलिए आप अपनी कमियों को मेरे सामने रखिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं, डांटूंगा। माता पिता भी थप्पड़ भी लगाते हैं, पर क्या उनसे आप नाराज हो जाते हैं? शिक्षक थप्पड़ भी लगाता है, हालांकि पता नहीं नई पद्धतियों में झापड़ लगाना मित्रों, दंड करना, दंडित अपराध है मित्रों, ये अपराध की श्रेणी में आता है। पर उस अपराध की श्रेणी में अगर आप मुझे अपराधी समझ रहे हो तो मैं अपराधी ही सही, पर आपके कान मरोड़ मरोड़ कर आपको पढ़ाऊंगा मित्रों। एक बार पढ़कर आईएएस बन जाओ, फिर मुझे अपराधी ही बना देना, मुझे कोई बात नहीं है। फिर जब मन करे ना, बच्चे तो पैदा करोगे, अपने बच्चों को भी मेरे पास भेज देना, मैं उनको भी आईएएस बना दूंगा, फिर अपराधी मुझे मानते रहना। मैं तो केवल इतनी ही बात कहता हूं, क्योंकि मैं तो हूं ही, राजेश मिश्र तो टीचर ही रहेंगे, अब तो इनको आईएएस नहीं बनना है, ठीक है ना? तो इसीलिए मित्रों, इसीलिए बढ़िया तरीके से पढ़ो और हर बात मेरे सामने रखो, कभी घबराना मत। डांटूंगा तो पक्का, इससे मैं मुक्त नहीं हो सकता जब तक कि मुझे यह ना लगेगा कि आप सब बड़े हो गए हो। मैंने आपसे और कई बार कहा था कि धिक्कार है उस आपके जीवन को जिस दिन आपने यह एहसास दिला दिया कि आप बड़े हो गए हो, तो आपसे आपका शिक्षक और आपके माता पिता डरने लगे हैं। ऐसा जीवन मत लाना मित्रों, मुझे नहीं चाहिए मेरे विद्यार्थियों का ऐसा जीवन, कि आपके माता पिता को कुछ कहने में डर लगने लगे, आपके शिक्षक को आपसे कुछ कहने में डर लगने लगे। लेकिन शिक्षक वह जो शिक्षक की भूमिका भी निभाता हो, केवल नाम के लिए शिक्षक ना हो, केवल नाम के लिए शिक्षक ना हो। तो ये बात है। अनुरंजनी ने कहा सर नेम एक बार फिर से बोल दीजिए प्लीज सर। ओके पूछता हूं, बोलता हूं। ओके जरूर सौरभ, हम हमेशा मिलेंगे मित्रों आप लोगों से, हमेशा।
इसमें जो देश आते हैं नाम अब सारे इतने क्या रखोगे, लिख दो भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, ये सारे आसपास के, भारत के आसपास के देश जिसको सार्क कंट्रीज कहते हैं, ये तो लिख ही लो, श्रीलंका, भूटान, नेपाल। उसके बाद दक्षिण पूर्व एशिया में वियतनाम से लेकर म्यांमार तक, वियतनाम, म्यांमार, थाईलैंड, बट मलेशिया और इंडोनेशिया मत लिख देना, ठीक है। तो वियतनाम, थाईलैंड, म्यांमार, कंबोडिया, फिर उसके बाद चीन एवं जापान, चीन एवं जापान, ठीक है ना। ये सब मानसून एशिया में आते हैं। ओके चंदन, मोस्ट वेलकम मित्र, मोस्ट वेलकम, ठीक है। तो ये था। अब हम लोग किसकी बात कर रहे थे, रोपण कृषि की बात कर रहे थे, प्लांटेशन क्रॉप की बात कर रहे थे, बागानी कृषि की बात कर रहे थे, बागानी कृषि, रोपण कृषि की बात कर रहे थे। ध्यान से अब सुनो, फिर से एक बार ध्यान से सुनो। देखो आप लोगों ने सुना होगा, जैसे ध्यान से सुनना, गेहूं का बागान नहीं सुना होगा, लेकिन आपने सुना होगा चाय का बागान, कॉफी का बागान, रबर का बागान, सुना कि नहीं, मसालों का बागान, मसालों का बागान, ये सब सुना कि नहीं, ये सब सुना होगा। गन्ना का भी बागान सुना होगा, गन्ना का भी बागान, फलों का बागान, फलों का, इन सब के क्या होते हैं, बागान होते हैं। अब इनकी विशेषता क्या है कि इनमें छोटे छोटे भूजोत नहीं होते हैं, वृहद भूखंड होते हैं, वृहद भूखंड होगा। और वृहद भूखंड में ऐसा नहीं कि अभी फसल लगाया और 2 महीने बाद मिल गई, ऐसा नहीं होगा। 2 महीने बाद उत्पादन नहीं होगा, 2 महीना बाद नहीं होगा। 2 से 3 वर्षों में, 4 वर्षों में कृषि लाभ मिलता है, इसमें कृषि लाभ मिलता है। और एक बार ऐसा नहीं कि आपने लगा दिया फिर 2-3-4 वर्षों में एक बार मिलेगा फिर खत्म, नहीं, वो मिलता रहेगा। अब सेब के बागान लगे हैं, एक बार आपने सेब के पौधे लगा दिए हैं, सेब में फल आने शुरू हुए, अब कई साल तक सेब के फल आते रहेंगे। केले का बागान भी इसमें आता है, फलों के बागान में केले का बागान भी आएगा। मसाले के बागान लगा दिए हैं तो आपका ये आने लगेगा, तो कई बार आने लगेगा। सचिन ने लिखा सर इसमें मशीनरी, केमिकल, फर्टिलाइजर, पर वर्क फोर्स दिया जाता है, ठीक है सर मैं जब ध्यान से बात सुनती हूं तो कोई बात नहीं श्वेता, ये इसका टाइम तो नहीं है। कहते हैं ना कि जो सांध्य वेला होती है, गोधूली वेला, ये इसका समय नहीं होता। सर पन का, व्हाट इज मिथिलेश पन का? पान का बागान, पान का बागान मिथिलेश ने आम का बागान, ठीक है, आम का बागान। अजय ने लिखा गन्ना 8 महीने में, गन्ना एक्सेप्शनल केस में इसको शामिल कर लो। नहीं, फूलों को तो हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत रखेंगे, फूलों को हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत रखेंगे, इसे एक्सेप्शनल केस में रख लो, ठीक है, एक्सेप्शनल केस में अजय रख लो। अजय ने लिखा गन्ने में तो सर 8 महीने में ही फसल आ जाती है, आपने गड़बड़ कर दिया। कुछ भी गड़बड़ नहीं किया मित्रों, कुछ भी गड़बड़ नहीं किया, ठीक है। ऐसा होता है, वृहद पूंजी निवेश होता है इसमें मित्रों, वृहद पूंजी निवेश होता है, वृहद पूंजी निवेश। तो लाभ भी वृहद होता है, पूंजी निवेश अगर वृहद है तो लाभ भी कैसे होगा, वृहद होगा। यहां आपको इन दो में कठिनाई लगती है, चलो इसमें तो कोई कठिनाई नहीं लग रही ना, वो भी लिखाऊंगा मैं, वो भी है, पर इसमें तो कोई कठिनाई नहीं है ना। हाँ, ध्यान रखना कि वृहद भूखंड है तो यहां पर मानव श्रम भी बहुत अधिक लगता है, इसमें मानव श्रम भी अधिक मात्रा में लगता है। तो ये रोपण कृषि की विशेषताएं हैं। क्या है मित्रों, ये रोपण कृषि की विशेषताएं हैं। समझ में आ गया मेरी बात ना? इसी बात को अब मैं लिखाने जा रहा हूं। जैसे भारत में भी चाय के बागान आप देखोगे तो असम में है, दार्जिलिंग तो चाय के लिए फेमस ही है, तमिलनाडु में नीलगिरी के आसपास, केरल के
पश्चिमी घाट के ढाल प्रदेशों में चाय के बागान, कॉफी के बागान, रबर के बागान सब प्राप्त होते हैं। सर गन्ना का फार्मिंग पर गवर्नमेंट सब्सिडी ज्यादा देती है। अनुरंजनी, तो क्या करना है, ये सब बताने का मतलब क्या है? टॉपिक से हटके ये बताने का मतलब क्या था अनुरंजनी, में समझ नहीं पाया। ठीक है ना। अब आप इसमें लिख भी सकते हैं, इसमें जैसे कोको का बागान, कोकोआ की बात हमने किया, कोको का बागान। इसमें आप लिख सकते हैं नारियल का बागान, नारियल के बाग, मतलब ये सब आप लिख सकते हैं, ये सब आप लिख सकते हैं। समझ गए ना। केला लिखा किसी ने आम लिखा, चलेगा, सब बागान है। ये रोपण कृषि के अंतर्गत आता है, रोपण कृषि या बागानी कृषि के अंतर्गत आता है। ठीक है ना। लिखे लिखे ध्यान से, इसके बारे में लिखेंगे। लिखें, यह एक ऐसी विशिष्ट कृषि पद्धति है, कॉफी को ही कहवा कहते हैं राजन। यह एक ऐसी विशिष्ट कृषि पद्धति है जिसमें नगदी फसलों का उत्पादन पूर्णतः हेलो हेलो, यस, क्लास रुक गई थी मित्रों, मुझे समझ में आ गया, बिल्कुल रुक गई थी क्लास, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं मित्रों, जो रुक गई थी क्लास में फिर से रिपीट कर दे रहा हूं ना, आपको घबराने की जरूरत ही नहीं है ना। फिर से रिपीट करता हूं, पीछे जाकर ही मैं चीजों को रिपीट कर देता हूं, तो आप लोग बढ़िया से चीजों को कर पाएंगे। मैंने जो बात की है बागानी कृषि के बारे में, अब जहां तक आपने लिखा होगा तो लिख लीजिएगा, जो बात नहीं लिखी तो फिर से कर दीजिएगा आगे। ठीक है ना। अभी भी नहीं चल रही? अब तो चल रही है क्लास, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो सभी की अब क्लास चल रही होगी। मैंने ये लिखाया है, बागानी कृषि पद्धति के बारे में हम लोग बात कर रहे थे कि यह बड़े बड़े बागानों में अपनाई गई की जाने वाली कृषि पद्धति है, जिसमें एक बार फसलों को रोपित कर दिया जाता है, एक बार फसलों को रोपित कर दिया जाता है, फिर कुछ समयांतराल बाद कई वर्षों तक, अब आप लोग यहां से लिख लेंगे, कुछ समयांतराल बाद कई वर्षों तक उत्पादन प्राप्त किया जाता है। कई वर्षों तक उत्पादन प्राप्त किया जाता है। एक बार फसल रोपित कर दी जाती है तथा कुछ समय के उपरांत कई वर्षों तक उत्पादन प्राप्त किया जाता है। सेंटेंस में जितने बार बोलूंगा वो अलग हो जाएगा, कोई बात नहीं है, पर आप लोग बढ़िया से इस बात को लिख लेंगे, बढ़िया से लिख लेंगे। ठीक है, पैरा चेंज करके लिखो, बागानी कृषि के अंतर्गत चाय, कॉफी को भी कहवा कहते हैं, चाय, कॉफी, रबर, कोको, नारियल तथा विभिन्न प्रकार के मसालों की कृषि
मशालों की कृषि की जाती है। मसालों की कृषि की जाती है। पूर्ण विराम, पूर्ण विराम। फिर पैरा चेंज करेंगे, लिखेंगे रोपण कृषि की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। रोपण कृषि, प्लांटेशन क्रॉप की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। लिखें नंबर वन, विस्तृत भूखंड की आवश्यकता। विस्तृत भूखंड की आवश्यकता। नंबर टू, यह कृषि पद्धति अत्यधिक श्रम प्रधान होने के साथ साथ अधिक पूंजी निवेश वाली है। 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 क्योंकि अत्याधुनिक कृषि यंत्रों के साथ साथ उन्नतशील बीज कीटनाशक, कॉमा लगाकर, कीटनाशक आदि का प्रयोग किया जाता है। साथ ही उत्पादित उत्पादों को बाजार के मांग के अनुरूप बनाने के लिए बड़े कारखानों एवं कार्यालयों की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट, बागानी कृषि में एक भूखंड में सामान्यतः
सामान्यतः एक ही फसल के बागान लगाए जाते हैं। एक ही फसल के बागान लगाए जाते हैं। एक ही फसल के बागान लगाए जाते हैं। पूर्ण विराम लगाकर पैरा चेंज करते हुए लिखेंगे कि विश्व में बागानी कृषि के विश्व में बागानी कृषि के निम्नलिखित महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं। निम्नलिखित महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं। निम्नलिखित महत्वपूर्ण क्षेत्र। नंबर 1, दक्षिण एशिया। दक्षिण एशिया में डैश देकर लिखो। भारत, श्रीलंका आदि में, भारत श्रीलंका आदि में चाय, रबर, नारियल, कॉफी के वृहद बागान प्राप्त होते हैं। वृहद बागान प्राप्त होते हैं। सारे उदाहरण लिखा देता हूं मित्रों आप लोगों को। प्राप्त होते हैं। पूर्ण विराम। दूसरा लिखो, दक्षिण पूर्व एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया डैश देकर यहां थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया आदि, थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया आदि दुनिया की सर्वाधिक रबर, रबर उत्पादित करते हैं। पूर्ण विराम। इंडोनेशिया चाय, कॉफी एवं नारियल का भी उत्पादक है। इंडोनेशिया चाय, कॉफी एवं नारियल का भी उत्पादक है। पूर्ण विराम। लिखो पूर्वी एशिया, ईस्ट एशिया। लिखें चीन एवं जापान, यहां, चीन एवं जापान यहां ना लिखो। पर्वतीय ढाल क्षेत्रों में दुनिया की सर्वाधिक चाय उत्पादित करते हैं। दुनिया की सर्वाधिक चाय उत्पादित करते हैं। चाय उत्पादित करते हैं। पूर्ण विराम। तो नेक्स्ट लिखें मध्य अफ्रीकी देश,
मध्य अफ्रीकी देश, मध्य अफ्रीका। लिखो अफ्रीका में इथोपिया, कीनिया या केन्या, इथोपिया कीनिया की जगह केन्या भी लिख सकते हो, केन्या, इथोपिया, केन्या, सूडान, सूडान, सूडान आदि आदि चाय के वृहद उत्पादक हैं, आदि चाय के वृहद उत्पादक हैं, जबकि तंजानिया एवं गिनी तट, तंजानिया एवं गिनी तट कोकोआ या कोको उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं, कोको उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं, प्रसिद्ध है। पूर्ण विराम, पूर्ण विराम। तो नेक्स्ट लिखेंगे, एक बात और लिख सकते हैं, एक बात और लिख सकते हैं, लिखें गिनी तट के साथ साथ कांगो बेसिन में, गिनी तट के साथ साथ कांगो बेसिन में, कांगो बेसिन में रबर एवं केला का उत्पादन भी, रबर एंड बनाना, रबर एवं केला का उत्पादन भी किया जाता है, उत्पादन भी किया जाता है। तो पूर्ण विराम लगाओ, लिखो लैटिन अमेरिका। नेक्स्ट पॉइंट, लैटिन अमेरिका, लैटिन अमेरिका पूर्ण विराम लगाकर लिखेंगे, लेकिन लैटिन अमेरिका में ब्राजील, कोलंबिया, वेनेजुएला आदि दुनिया के सबसे बड़े कॉफी उत्पादक हैं। ब्राजील सबसे बड़ा उत्पादक है, दूसरे नंबर पर ताइवान है, तो तीसरे नंबर पर मित्रों कोलंबिया आता है। दुनिया के सबसे बड़े कॉफी उत्पादक हैं, दुनिया के सबसे बड़े कॉफी उत्पादक हैं, तथा अमेजन नदी घाटी, ये दुनिया के सबसे बड़े कॉफी उत्पादक हैं, तथा अमेजन नदी घाटी रबर का प्राकृतिक क्षेत्र है। प्राकृतिक रूप से रबर कहां प्राप्त हुई थी पहली बार? अमेजन नदी घाटी में प्राप्त हुई थी। प्राकृतिक क्षेत्र है, प्राकृतिक क्षेत्र है। पूर्ण विराम लगाकर मध्य अमेरिका में मध्य अमेरिकी देशों से केला एवं गन्ना का उत्पादन, केला एवं गन्ना का उत्पादन प्रचुर मात्रा में, केला एवं गन्ना का उत्पादन प्रचुर मात्रा में किया जाता है। पूर्ण विराम, पूर्ण विराम। तो ये था मित्रों ये कृषि पद्धति। अभी ये टॉपिक समाप्त नहीं हुआ, ये टॉपिक जाकर कल समाप्त होगा मित्रों। कल इसे हम लोग समाप्त करेंगे विश्व के संदर्भ में। जब तक पूरी बातें हम पढ़ाएंगे तो आपको एक पूरी तस्वीर उभर कर आपके सामने आएगी कि दुनिया में कैसे कैसे प्रकार की खेती
होती है। समझ रहे हैं ना मेरी बात मित्रों? तो चलो, आज आपका लगभग समय आपका होने जा रहा है। कोई नया टॉपिक छेड़ूंगा तो समय रहते वह पूरा नहीं हो पाएगा, इसीलिए इस कक्षा को यहीं पर मैं विराम देता हूं। टॉपिक बहुत सरल और सहज था, तो मेरा अनुमान है कि आप लोगों ने ठीक से समझा भी होगा। ठीक है ना? तो क्लास की मित्रों में समाप्ति करता हूं। धन्यवाद। अनुमान है कोई कठिनाई नहीं आई होगी। धन्यवाद मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद।